हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज की इस वीडियो कक्षा में मैं महेंद्र सिंह आपके लिए लेकर के आया हूं गॉस प्रमेय क्लास 12th के लिए। ये पहला चैप्टर आवेश एवं विद्युत क्षेत्र का बचा हुआ शेष भाग। यहां पर बच्चों हम गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम डिस्कस करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने आपको बता दिया है, आपको पढ़ा चुके हैं इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होता है, और नेट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा वो भी हमने आपको बताया था। इनकमिंग फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और आउटगोइंग वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहां पर बच्चों गॉस प्रमेय को या गॉस के नियम को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये लेकर के चल रहे हैं कि कोई मान लीजिए ये बॉडी है जो कई पृष्ठों से घिरी है। ये एक वस्तु है और ये विद्युत क्षेत्र में रखी है। ये इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र में ये वस्तु रखी है। यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे इस वस्तु से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स। नेट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? एक्चुअल में हमको इसके सभी पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स का परिकलन करना है। आप देखेंगे कि अगर एलिमेंट्री एरिया ये आपने ds इधर लिया तो ये ds वेक्टर ये इस तरह से इस पृष्ठ के लिए, और ये क्षेत्र की दिशा मान लीजिए इस पृष्ठ पर क्षेत्र की दिशा ये वेक्टर E हो गया, और दोनों के बीच का एंगल थीटा बन रहा है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो d फाई होगा एलिमेंट्री फ्लक्स जो होगा किसी पृष्ठ से, हमने ये वाला पृष्ठ मान लीजिए, सभी पृष्ठों पर कैलकुलेट करना है। ये होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जहां आप जानते हैं कि ds वेक्टर इज इक्वल टू एरिया एलिमेंट्री एरिया इंटू n कैप, जहां पर n कैप उस पृष्ठ पर बाहर की ओर लंब एकांक सदिश होता है। ठीक है। ये इस पृष्ठ की बात की। अगर हम नेट वैद्युत फ्लक्स, अब इसमें बच्चों आप देखेंगे कि किन्हीं पृष्ठों से तो ये फ्लक्स आउटगोइंग होगा और किन्हीं पृष्ठों पर ये इनकमिंग होगा। अगर आप एलिमेंट्री एरिया यहां लेंगे तो ds वेक्टर, ये अगर हम इसको ds1 कह दें तो ये ds1 वेक्टर इधर की ओर होगा। अगर एलिमेंट्री एरिया इस पर लें तो दिस इज ds2 वेक्टर। ठीक है। और यहां पर अगर एलिमेंट्री एरिया लें तो दिस विल बी ds3 वेक्टर। ठीक। तो प्रत्येक पृष्ठ पर आप देखें कि ds की डायरेक्शन अलग अलग होगी ds वेक्टर। ये आपको मिला d फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब अगर आप इसको इस वस्तु से वस्तु से बंधा हुआ एसोसिएटेड नेट
वैद्युत फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो इसके कई पृष्ठ हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग पृष्ठों पर क्षेत्र की तीव्रताएं भी अलग अलग होंगी। सो इन केस हम अगर टोटल फ्लक्स निकालें क्लोज ये इंटीग्रेशन डी फाई, तो ये फाई के बराबर होगा, फाई नेट, ठीक, इज इक्वल टू, अब चूंकि ये इतने ही पृष्ठ के लिए है, सभी पृष्ठों के लिए जब निकालना होता है तो इंटीग्रेशन पर ये सर्किल बना दिया जाता है। इसका मतलब होता है, ठीक है बच्चों, इसका मतलब होता है सभी पृष्ठों से बद्ध, ठीक है, फ्लक्स का एलजेब्रिक सम, सभी पृष्ठों से बद्ध फ्लक्स का एलजेब्रिक सम मींस ये है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इस पृष्ठ के लिए, ठीक है, यहां पर प्लस कहीं दूसरे पर मान लो यहां पर क्षेत्र की तीव्रता, यहां पर क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर से, तो ये इंटीग्रेशन E1 वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर, इस पृष्ठ पर क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्र की तीव्रता मान लो E2 वेक्टर से है DS2, तो ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन E2 वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर। सो जितने भी पृष्ठ हैं इस वस्तु के, उन सभी पृष्ठों पर आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। इन पृष्ठों पर ये फ्लक्स या तो इनकमिंग होगा या आउटगोइंग होगा, और इसके अनुसार इस फ्लक्स का चिन्ह निर्धारित होगा, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव होगा और आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो बच्चों एक बात स्मरण रखिए कि जो एलिमेंट्री एरिया वेक्टर आप लेते हैं, एलिमेंट्री एरिया वेक्टर लेते हैं, वो किसी भी पृष्ठ पर, वस्तु के किसी भी पृष्ठ पर हमेशा वस्तु से बाहर की ओर और पृष्ठ पर लंबवत होगा, ठीक है। सो यहां पर एक्चुअल में इस पृष्ठ पर जो है वो इनकमिंग फ्लक्स होगा, यहां पर आउटगोइंग होगा, हो सकता है ऊपर वाले से भी आउटगोइंग बने, तो कुछ पृष्ठों पर इनकमिंग होगा और कुछ पृष्ठों पर आउटगोइंग होगा, ठीक है। सो ये एक्चुअल में इस क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई की ये मीनिंग होती है बच्चों, कि हर पृष्ठ पर आपको फ्लक्स निकाल करके उसका एलजेब्रिक सम लेना है, उसका बीजगणितीय योग लेना है। सो यहां पर जो फाई नेट है, नेट का मतलब आप समझते हैं बच्चों, ठीक, फाई नेट का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों यहां पर, ठीक है। ये थोड़ा सा यहां ये कट रहा है तो हम आपको ये था क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू, और ये है आपका, इसी को कहा जा रहा है फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू बच्चों ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब देखोगे बच्चों आप ये कि क्या होगा, कभी कभी तो किन्हीं केसेस में जो वेक्टर ई है उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी, प्रोवाइडेड दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कभी तो ई कांस्टेंट रह सकता है और कभी ई बदल सकता है। तो इस आधार पर गॉस थ्योरम के भी बच्चों दो तरह का जो है प्रूफ भी होता है। एक तरह के प्रूफ में अगर रेगुलर बॉडी आप लेते हैं कोई, ठीक है, सपोज चार्ज जो बॉडी के अंदर है वो उसके सरफेस के हर पॉइंट से
ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक, जैसे जैसे इमेजिन करिए कि एक स्फीयर है और स्फीयर के सेंटर पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है, तो आप पाओगे बच्चों कि सरफेस का हर पॉइंट उस सेंटर से समान डिस्टेंस पर है, इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। तो ऐसी दशा में प्रूफ अलग तरह का होगा। और अगर कोई इर्रेगुलर बॉडी है एंड दैट इज गोइंग टू इनक्लोज अ चार्ज, कोई इर्रेगुलर बॉडी किसी आवेश को घेरती है, तो ऐसी दशा में जो गॉस लॉ का जो प्रूफ होगा वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होगा। सो फिलहाल आपने बच्चों यहां देखा कि फाई नेट का मान होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ये हमने अभी तक बच्चों ये गॉस प्रमेय का अभिरूप नहीं है, अब ये होता है फाई नेट। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, गॉस प्रमेय या गॉस नियम के अनुसार क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में रखी किसी वस्तु, विद्युत क्षेत्र में रखी किसी वस्तु या बंद पृष्ठों से घिरी किसी वस्तु से बद्ध से एसोसिएटेड, ठीक, नेट वैद्युत फ्लक्स जो होता है, ठीक, वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होता है, जहां सिग्मा क्यू इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय दैट बॉडी, उस बॉडी द्वारा घिरे हुए आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। और बीजगणितीय योग आप जानते हैं बच्चों। तो इस तरह से गॉस थ्योरम को अब हम स्टेटमेंट उसका लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो गॉस प्रमेय, गॉस नियम का कथन या स्टेटमेंट ये क्या है, ठीक है। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में रखी बंद पृष्ठों से घिरी किसी वस्तु से बद्ध एसोसिएटेड नेट वैद्युत फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बद्ध नेट फ्लक्स उस वस्तु से घिरे आवेशों के बीजी योग सिग्मा क्यू और एप्सिलॉन जीरो के अनुपात के
बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? ये है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एसोसिएटेड टू ए बॉडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ algebraic sum of charges enclosed by the body and epsilon zero। ठीक, मतलब क्या हुआ? according to this law the net electrical flux associated to a body placed in electric field is equal to the ratio of algebraic sum of charges enclosed by the body to epsilon zero, that is closed integration E vector dot ds vector is equal to sigma q upon epsilon zero। सो बच्चों ये है स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। गॉस के नियम का ये कथन होता है। वंस अगेन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एसोसिएटेड टू अ बॉडी प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ algebraic sum of charges enclosed by the body to epsilon zero, that is closed integration E vector dot ds vector is equal to sigma q upon epsilon zero। सो बच्चों नेक्स्ट हेड है, इसमें जो नई हेडिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं अब वो है गॉस के नियम की उपपत्ति, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, प्रूफ ऑफ गॉसेस लॉ, गॉस के नियम की उपपत्ति। ठीक, सो बच्चों यहां पर देखें इसके 3 केस हम लोग ले सकते हैं। सपोज पहले केस में हमने एक स्फीयर लिया ये, और इसके सेंटर पर ये स्मॉल क्यूब चार्ज रखा है। ठीक है, सो ये बॉडी हो गई और उसके अंदर चार्ज रखा है। अब हम लोग जानते हैं कि इस चार्ज की वजह से, ये इसका सेंटर है, इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, ये त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर क्षेत्र होगा, रेडियली आउटवर्ड फील्ड, ये प्रोवाइडेड दैट Q इज पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये सरफेस हमने ले लिया, दैट इज दिस सरफेस इज इनक्लोजिंग दिस चार्ज, ये चार्ज को, और चूंकि ये सेंटर पर रखा है इसलिए हर जगह से रेडियस, ये डिस्टेंस, अगर हम सरफेस पर कोई एलिमेंट्री एरिया लेते हैं
सपोज दिस इज एलिमेंट्री एरिया ds और जो एन कैप होगा बच्चों वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो ये ds वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर दोनों की एक ही डायरेक्शन है। मान लो सपोज आपने ये एलिमेंट्री एरिया लिया, सो डी फाई अगर हम इस एलिमेंट्री एरिया से इनक्लोज्ड या एसोसिएटेड फ्लक्स लेंगे तो वो होगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ध्यान दीजिए बच्चों, अब इस केस में वेक्टर E की डायरेक्शन और ds वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0, दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 है। सो यहां से बच्चों ये हो जाएगा d फाई इज इक्वल टू, अब ध्यान दें ये इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डायरेक्शन, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पर अलग अलग हो जा रही है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो E का मैग्नीट्यूड हर जगह समान होगा, हर पॉइंट पर चाहे यहां ले चाहे यहां। तो इसका मतलब है कि जो ये मैग्नीट्यूड है वो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ, और दैट ds, ये ठीक है बच्चों। अब फाई नेट आपको चाहिए, फाई नेट, सो दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन e फाई, सो दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर स्क्वायर ds। ध्यान दें बच्चों, यहां पर ये सारे टर्म्स कांस्टेंट हैं, r चेंज नहीं हो रहा है, q चेंज नहीं हो रहा है, तो ये सभी इंटीग्रेशन मार्क से बाहर आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन ये क्लोज इंटीग्रेशन ds बचेगा केवल। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ये बच्चों पहला केस हुआ, इस केस में जब e कांस्टेंट होता है उस समय ये जैसे हमने स्फीयर के लिए बताया। सो बच्चों ये क्या आने वाला है, दैट कम्स आउट फाई नेट इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन, यहां पर एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आपको ये अलग अलग है, E1 वेक्टर ds1 E2 वेक्टर डॉट ds2 ये सब नहीं करना। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर स्क्वायर इन क्लोज इंटीग्रेशन ds। अब ध्यान दो बच्चों, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन ds, ये ds जो एलिमेंट्री एरिया है ये गोले के सरफेस पर, गोले का जो कर्व सरफेस है, ठीक, उस पर। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका मतलब हुआ गोले का टोटल सरफेस एरिया, और गोले का टोटल कर्व सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक बच्चों। सो यहां से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, सो कितना बचा q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। सो बच्चों यहां ये जो फाई नेट आया, फाई नेट, ठीक, इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू आ गया q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक, हेंस द थ्योरम, ठीक। तो इस तरह से
ये पहले प्रकार का प्रूफ हुआ। ठीक, अब देखो बच्चों दूसरे प्रकार का प्रूफ। मान लो कि इस बार चार्ज गोले के स्फीयर के सेंटर पर नहीं है। ठीक, सेकेंडली इन सेकेंड पार्ट बच्चों ध्यान से समझिए, इन सेकेंड पार्ट अगेन आई हैव कंसीडर्ड a sphere, यहां हमने एक स्फीयर लिया और जो इस बार चार्ज है वो इस स्फीयर के सेंटर पर नहीं है, यहां रखा है। अब आप देखेंगे बच्चों कि ये जो सरफेसेस अलग अलग जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज पहले वाले केस में भी हो रही थी, लेकिन इस वाले केस में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो। इस वाले केस में बच्चों मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। जो आप सरफेस के पॉइंट्स लेंगे इनकी डिस्टेंसेस इस चार्ज से अलग अलग है। ठीक है, सो सपोज मान लो ये आपने एलिमेंट्री एरिया लिया, और चूंकि ये इस बार सेंटर तो है नहीं, तो इस पर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन मान लो ये है ds वेक्टर और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पर, और इनके बीच का एंगल इस बार थीटा है। सपोज दिस एंगल इज थीटा। चाहे जहां ले सकते थे, यहां ले सकते थे तो ये और क्लियर हो जाता कि ये यहां पर जो है जो ई वेक्टर की डायरेक्शन और जो ds की डायरेक्शन होती वो अलग है। ठीक, सो यहां से बच्चों अब अगर हम d5 की बात करें इस एलिमेंट्री सरफेस के लिए, सो दिस इज ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक, क्लियर बच्चों। अब ये डिस्टेंस इस बार अगर आपने मान लो ये r मानी है, ये रेडियल ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये हमने मान लिया कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, और यहां पर हम लोग ये भी देखेंगे कि अब ये एंगल सॉलिड एंगल कितना है। सो बच्चों ये यहां से तो फाई नेट कितना होगा, फाई नेट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds। सो फाई नेट इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, नेट का मतलब है जैसा आपको बताया गया बार बार, नेट का मतलब है इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स का एलजेब्रिक सम। इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, ठीक है, एलजेब्रिक सम। सो फाई नेट इज इक्वल क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट ले रहे ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। सो दिस टाइम वेक्टर e का जो मैग्नीट्यूड है इट इज नॉट कांस्टेंट। ठीक, तो फिलहाल तो देखें फाई नेट। ठीक है बच्चों, इस बार ये क्लोज इंटीग्रेशन ध्यान दीजिए, e की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर ds cos थीटा। ध्यान दें बच्चों, ये इसमें r स्क्वायर ये बदलेगा अलग अलग पॉइंट के लिए। पहले केस में r स्क्वायर नहीं बदलता इसलिए पूरा बाहर आ गया था, इसमें ये r स्क्वायर बाहर नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि इस पॉइंट से इस सरफेस के पॉइंट्स की डिस्टेंसेस क्या हो रही हैं, चेंज हो रही। सो हियर फाई नेट इज इक्वल कितना बाहर आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड q, इतना क्लोज इंटीग्रेशन
ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम आपको रिमाइंड कराएंगे कि किसी तिरछे पृष्ठ द्वारा ये कोई तिर्यक पृष्ठ है ये, और ये एंगल डी ओमेगा है, सॉलिड एंगल, ये घनकोण, और ये इसकी रेडियल डायरेक्शन है, और इस पर ये एन कैप अगर इस सरफेस पर लंबवत एकांक सदिश लिया, ये थीटा, तो ये डी ओमेगा 11th क्लास में बच्चों आपको पढ़ाया गया, इसका एलिमेंट्री एरिया ds, ये ds है, तो ये होता है ts cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, किसी तिरछे पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित घनकोण डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो यहां से बच्चों ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब हुआ बच्चों ओमेगा टोटल, मतलब पूरे पृष्ठ द्वारा बिंदु किसी बिंदु पर अंतरित कुल घनकोण। और ध्यान दो बच्चों, ये कुल घनकोण हमेशा 4 पाई स्टे रेडियन होता है। कितना होता है बच्चों? 4 पाई स्टे रेडियन। सो यहां पर ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखें, ये फाई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और इनटू 4 पाई, ये ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन डी ओमेगा, क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। So ये 4 पाई cancel. So it is again q upon epsilon 0. So we have the same result. हमको फिर वही रिजल्ट मिला। क्या रिजल्ट मिला? ठीक है बच्चों, हमको फिर वही गॉस थ्योरम का जो हमने p पार्ट आपको बताया, तो ये यहां से आपको मिल गया फाई नेट क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसके साथ साथ आप बच्चों और मोस्ट जनरल केस लेंगे। यहां तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया बच्चों, इसमें बॉडी रेगुलर थी, एक रेगुलर सरफेस था। रेगुलर सरफेस के द्वारा इनक्लोज्ड चार्ज दो तरह का हो गया। एक तो ऐसा चार्ज जो सरफेस से बराबर डिस्टेंस पर रखा, और एक ऐसी स्थिति हो सकती है जब ये चार्ज ठीक सेंटर पर ना रखा। और मोस्ट जनरल केस अगर बच्चों हम देखें कि सपोज बॉडी हैज इररेगुलर सरफेस, बॉडी का जो सरफेस है वो इररेगुलर है, अभी तक ये रेगुलर सरफेस, एक जैसा एक समान सरफेस। ठीक, अब अगर बॉडी मान लीजिए ये इररेगुलर फॉर्म में है, ठीक, और कहीं पर इस पर यहां चार्ज रखा है, ठीक है, तो अब ये क्यू चार्ज रखा है, तो क्या अब भी इस बॉडी द्वारा जो इनक्लोज्ड या जो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा, क्या अब भी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा? सो बच्चों, इस बात को अब हम लोग ये देखें, इस बात को सपोज हमने ये पॉइंट लिया और ये हो गया एलिमेंट्री एरिया,
ये एलिमेंट्री एरिया हो गया बच्चों, ठीक है। और ये डायरेक्शन इसके सेंटर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की रेडियली आउटवर्ड, हाँ ये हमने बच्चों एलिमेंट्री एरिया ले लिया और ये डायरेक्शन हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इस पर ये परपेंडिकुलर सरफेस पर ds वेक्टर हो गया। ds वेक्टर आप जानते हैं, दिस इज ds इंटू m के, ठीक। ये डिस्टेंस r। सो बच्चों अगर ये इरेगुलर सरफेस है तो भी, ठीक है। तो अब हम अगर बच्चों यहां पर d फाई की बात करें तो ये उसी तरह से E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सो यहां से E वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। ये अगेन दिस एंगल सपोज d ओमेगा, फिर ये सॉलिड एंगल कितना मान लिया d ओमेगा। सो फाई नेट की वैल्यू जब हम निकालेंगे सो ये होगा क्लोज इंटीग्रेशन d फाई। तो फाई नेट कितना हो जाएगा बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ds वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अब बच्चों यहां पर फिर उसी तरीके से क्लोज इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर और ds कॉस थीटा। सो इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहां r अब भी बदलेगा, ठीक है। तो ये उसी प्रकार से रहने वाला है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये q बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। सो अगेन इट इज इक्वल टू d ओमेगा। तो क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये चेंज हुआ कि टोटल सॉलिड एंगल पहले भी 4 पाई स्टेरेडियन होता था और अब भी 4 पाई। ये बॉडी भी भले ही एक रेगुलर शेप में है, लेकिन इस पॉइंट पर इसके द्वारा जो अंतर टोटल जो सॉलिड एंगल होगा, टोटल सॉलिड एंगल जो होगा उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी, टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 4 पाई। ये बॉडी भी 4 पाई स्टेरेडियन ही, स्टेरेडियन, ठीक, का एंगल सबटेंड करें। सो यहां से बच्चों हो जाएगा फाई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, या इधर लिख लेते हैं। सो यहां से बच्चों हो जाएगा, ठीक, फाई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q और ds cos थीटा, ये क्लोज इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू d ओमेगा। सो फाई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q और दैट इज 4 पाई। सो अगेन 4 पाई कैंसिल, इट इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। सो गॉस लॉ is true for all type of bodies of different type of having different type of surfaces, ठीक, that is true for all type of such bodies having different surfaces and enclosing charge। मतलब बॉडी का सरफेस जरूरी नहीं कि स्फीयर शेप में ही हो, वो किसी भी शेप में हो, ठीक, इरेगुलर भी हो, रेगुलर भी हो, ठीक है। हमेशा जो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा एसोसिएटेड टू द बॉडी, दैट इज algebraic sum of incoming and outgoing electrical flux,
दैट इज ऑलवेज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अब बच्चों अगर यहां पर कई चार्जेस को लिए होते Q1, Q2, Q3 एटसेट्रा, तो यहां पर सबके लिए अलग अलग फील्ड करके हो जाता, मतलब यहाँ एल्जेब्रिक सम हो जाता, ये सिग्मा Q हो जाता। सो अगर इन जनरल हम लोग कहें कि अगर यहाँ एक चार्ज के लिए कहें तो ये एक चार्ज के लिए, अदरवाइज इट इज सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर यहाँ पर कई चार्जेस रखे होते तो सबके लिए हम लोग निकालते, तो इस तरह से जो फाई नेट आता वो हो जाता सिग्मा Q। क्यों? क्योंकि इन केस इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द बॉडी, देन द केवल पॉजिटिव चार्ज बॉडी इनक्लोज कर रही है तो उसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी पॉजिटिव है। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बाहर फील्ड नहीं है, केवल बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा। केवल बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा है तो उसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखने पर वो इनकमिंग फ्लक्स होगा और पॉजिटिव चार्ज रखा होगा तो आउटगोइंग फ्लक्स होगा। सो बच्चों ये था गॉस के नियम की 3 प्रकार से आपने प्रूफ किया। अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग। सो बच्चों गॉस नियम के अनुप्रयोग को हम ये 2 पार्ट्स में बांट करके करेंगे, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लंबा वीडियो लेक्चर होगा। सो 2 पार्ट में हम लोग इसको बांट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम अभी इसकी शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज at a distance r from it, most easy, ठीक है। सो यहां पर बच्चों अब ये तो हम लोग पॉइंट चार्ज से निकाले ही थे, ठीक है। ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो क्या करें, r डिस्टेंस पर आपको फील्ड निकालना है। तो हम एक ऐसा स्फीयर, ये हमने r रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर किया, ये r रेडियस का एक स्फीयर ये लिया और इस पर ये एलिमेंट्री एरिया ले लिया। इसको बच्चों हम गॉस सरफेस कहते हैं या गॉसियन सरफेस, जो हमने डॉटेड लाइन से खींचा है। ये कई तरह के एप्लीकेशंस में हम इस तरह से इमेजिन करेंगे। ये सेंटर है, पॉइंट चार्ज को हमने सेंटर मानते हुए उसके चारों ओर r रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन किया, क्योंकि हमको r डिस्टेंस पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक। अब अप्लाइंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। सो क्लोज्ड इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉस सरफेस और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, ठीक। सो यहां से क्लोज्ड इंटीग्रेशन E ds cos 0 क्यों? क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में बच्चों ds वेक्टर है। ds वेक्टर और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज हमने लिया तो रेडियल डायरेक्शन में ये एंगल 0 बनेगा। चार्ज इनक्लोज्ड इज Q
अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया E की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि R कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट, सो E बाहर आ गया। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है बच्चों? सो देखो जरा यहां से अब ये कितना हो जाएगा, E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds इज 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये इस स्फीयर का रेडियस, इस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds का मतलब ये हुआ, ds एलिमेंट्री एरिया है, इंटीग्रेशन का मतलब ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, कुल बढ़ करके कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। सो बच्चों यहां से दिस इंप्लाइज E इक्वल टू हो गया 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r स्क्वायर। ये पॉइंट चार्ज की वजह से था, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आपने वैसे बेसिक जो है प्रिंसिपल था उससे निकाला था, यहां पर गॉस थ्योरम से भी, गॉस एप्लीकेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद आता है, ठीक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, सपोज अब हमारे पास कोई ये हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, या मेटल स्फीयर है, ठीक है, तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर क्या हो, कोई कंडक्टिंग सेल, ठीक, स्फेरिकल सेल, दोनों के कारण एक ही तरह का फील्ड, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ठीक है, यूनिफॉर्मली, ठीक, या ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर और चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब गोली कोष, ये गोली कोष ये हो स्फेरिकल सेल, या फिर चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो। अब बच्चों जरा यहां पर एक नॉलेज वाली एक जानकारी आप समझिए कि जब भी किसी कंडक्टिंग स्फीयर को कोई भी चार्ज दिया जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, व्हाटएवर, जब किसी कंडक्टिंग स्फीयर को, मेटल का स्फीयर हो गया, धातु का, उसको जब आप कोई चार्ज देते हैं, इवन वो चार्ज आप सेंटर पर ही क्यों ना छोड़े, सारा चार्ज मान लो आप सेंटर पर, कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर रखते हैं, वहां छोड़ते हैं, बट दिस चार्ज इज नॉट गोइंग टू स्टे यू एट द सेंटर। वो चार्ज गोले के अंदर नहीं रुकता है, बल्कि वो बह करके और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टिंग स्फीयर। वो चार्ज उस धातु के गोले या चालक गोले के अंदर नहीं ठहरता, बल्कि बह करके उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। आप कहेंगे कि सर ये बात ऐसे ही सिखाएंगे क्या कि हम ये जानते रहें? नहीं बच्चों, इसका कारण भी हम देते हैं। अगर चार्ज अंदर ठहरता है
जरा सा भी चार्ज ठहरे, थोड़ा सा भी चार्ज, बाकी भले ही बैठे, तो अंदर के उस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा सरफेस के पोटेंशियल से। पोटेंशियल आगे पढ़ने वाले हम, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो चार्ज वहां से फ्लो करेगा सेंटर से, ठीक, और बह करके किस पर आ जाएगा, सरफेस तक आ जाएगा। और ये तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि उस चालक गोले के अंदर के किसी भी बिंदु का विभव और पृष्ठ के किसी भी बिंदु का विभव समान ना हो जाए, समान हो जाए। सो अंदर एक भी चार्ज, कुछ भी चार्ज अंदर नहीं रुकेगा, सारा चार्ज किस पर आ जाएगा,